दोस्तों, अब तक के भाग में आपने सुना किस तरह से महाराजा भोज को वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है। अद्भुत सिंहासन प्राप्त होने के बाद पूरे विधि विधान के साथ उस पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस पर जो करिश्माई चमत्कारी अद्भुत कठपुतलियाँ जड़ित थी वो बैठने से रोक देती हैं। फिर महाराजा विक्रमादित्य के बारे में उन्हें बताती हैं कि अगर आपके पास ये गुण है तो आप बैठ सकते, नहीं तो नहीं बैठ सकते। अब तक के भाग में 30 पुतली ने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बता चुके हैं। आज दोस्तों 31वें पुतले कौशल्या बताएगी क्या है महाराजा विक्रमादित्य के गुण। अगर ये गुण आप में है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और फिर लास्ट में जानेंगे दोस्तों इस पूरे कहानी का सारांश क्या है, उस सिंहासन को कहाँ दफन किया जाता क्या है, पूरा निचोड़ आज आपको इस भाग में मिल जाएगा। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि कहानी में खो जाएं, आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। जब 30 बार असफल रहने के बाद एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं तो 31वें पुतली कौशल्या वहां प्रकट होती है। वह राजा भोज से कहती है, इस सिंहासन पर तुम तभी बैठ सकते हो जब राजा विक्रमादित्य जैसे गुण तुम में हो। इसके साथ ही 31वें पुतली राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है। कहानी सुनाना शुरू करती है और जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, साथ साथ राजा विक्रमादित्य बूढ़े होते रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से भी पता कर लिया था कि उनका अंत अब करीब है। अब राजा का ध्यान राजपाट और धर्म कर्मों से ज़्यादा हटने लगा। ज़्यादा वह योग साधना के लिए उन्होंने वन में एक आवास बनाकर रखा। दोस्तों एक दिन वन में साधना के दौरान उन्हें एक दिव्य रोशनी आती दिखाई दी। जब राजा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह दिव्य रोशनी सामने वाली पहाड़ियों से आ रही थी। अचानक से राजा की रोशनी के बीच चमकता हुआ एक सुंदर सा महल भी दिखाई पड़ा। इस सुंदर महल को दूर से देखने के बाद राजा को उस महल को पास से देखने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा ने अपने दोनों बेतालों को बुलाया। बेताल उन्हें पहाड़ी पर तो ले आए, लेकिन बेताल पहाड़ी से आगे महल में नहीं जा सकते थे। इस बात का कारण बताते हुए बेताल ने राजा से कहा, इस दिव्य और सुंदर महल को एक योगी ने अपने मंत्रों से बांध रखा है। इसके अंदर वही जा सकता है जिसने अपने अच्छे कर्मों से उस योगी से ज़्यादा पुण्य कमाया हो। बेताल की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य को यह जानने की इच्छा हुई कि उन्होंने योगी से ज़्यादा पुण्य कमाया है या नहीं। राजा विक्रमादित्य सीधे महल के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही राजा के कदम प्रवेश द्वार पर पड़े, वहाँ एक आग का गोला आकर उनके पास रुक गया। इसके बाद महल के अंदर से आज्ञा भरी आवाज़ सुनाई पड़ी और वह आग का गोला राजा के पास से पीछे हट गया। जब राजा विक्रमादित्य ने महल के अंदर प्रवेश किया तो उस आवाज़ ने राजा से उनका पीछे हट गया। राजा ने उनका परिचय मांगते हुए कहा, सब कुछ सच बताओ वरना आने वाले को श्राप देकर भस्म कर दिया जाएगा। उस योगी ने राजा से उनका परिचय मांगा। राजा ने कहा कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नाम सुनते ही योगी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुए। योगी ने राजा का आदर सत्कार किया और उनसे कुछ मांगने को कहा। राजा ने योगी की बात को मान में रखते हुए उनसे वह अद्भुत महल मांग लिया। योगी ने राजा की इच्छा को जानते हुए वो महल राजा को सौंप दिया और वन में चले गए। योगी जब वन में भटक रहे थे तब उनकी मुलाकात उनके अपने गुरु से हुई। गुरु ने योगी को इस हर हाल में देखकर
इस हालात में देखकर वन में भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोले कि मैंने अपना महल राजा विक्रमादित्य को दान में दे दिया है। योगी की इस बात पर गुरु ने हंसते हुए कहा, धरती के सबसे बड़े दानी को तुम क्या दान करोगे? ब्राह्मण के रूप में जाकर विक्रमादित्य से अपना महल फिर से मांग लो। अपने गुरु की बात मानकर योगी ब्राह्मण वेश में राजा के साधना वाले स्थान पर पहुंच गया और उनसे रहने के लिए जगह देने की प्रार्थना की। राजा विक्रम समझ गए थे कि ब्राह्मण वेश में वह योगी है। राजा ने उनसे अपनी मन प्रसन्न जगह मांगने के लिए कहा तो योगी ने उनसे वही महल मांगा जो उसने राजा को दान दिया था। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह महल वैसा का वैसा छोड़कर उसी समय आ गया था। मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वह महल मांगा था। इस कहानी के बाद भी 31वीं पुतली ने अपनी कहानी खत्म कर दी। वह आगे बोली, राजा विक्रमादित्य में देवताओं से बढ़कर गुण थे। वह इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, लेकिन सच तो यह है कि वो देवता नहीं मानव थे जिन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था। पुतली ने आगे कहा कि राजा ने एक दिन अपना देह त्याग दिया। राजा की मृत्यु के बाद प्रजा में हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा दुख से रोने लगी। जब राजा का अंतिम संस्कार होने वाला था तब उनकी सारी रानियां चिता पर सती होने के लिए बैठ गई। महाप्रतापी राजा के अंतिम संस्कार के दिन देवताओं ने फूलों की वर्षा कर राजा को आखिरी विदाई दी। राजा के बाद उनके बड़े पुत्र का राज तिलक हुआ और उसे राजा घोषित किया गया, मगर वह अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, जिसका कारण वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन अपने पुत्र के सपने में राजा विक्रम आए और कहा, उस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें पुण्य, प्रताप और यश कमाना होगा, और जिस दिन तुम इन गुणों की प्राप्ति कर लोगे उस दिन मैं तुम्हारे सपने में आकर खुद बताऊंगा कि आज आप बैठ सकते हो। काफ़ी समय हो चला था, लेकिन राजा विक्रमा अपने पुत्र के सपने में नहीं आए तो पुत्र परेशान हो गया कि वह सिंहासन का क्या करे। पंडितों और विद्वानों की सलाह पर वह एक दिन अपने पिता का ध्यान करके सोया तो राजा विक्रम सपने में आए और कहा कि सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया जाए और अपने पुत्र को उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने के लिए सलाह दी। राजा ने यह भी कहा कि जब भी धरती पर सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा वह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पुत्र ने अपने पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया और खुद उज्जैन को छोड़कर अम्बावती को नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। इतना कहकर 31वीं पुतली कौशल्या वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज से फिर सोच में पड़ जाते हैं और वापिस राजमहल वापिस चले जाते हैं। काफ़ी सोचने के बाद सिंहासन पर फिर बैठने के लिए हमेशा उतावले रहने वाले राजा भोज इस बार सिंहासन के लिए थोड़े से भी उत्साहित नहीं थे। यह देख 32वीं पुतली रानी रूपवती वहाँ प्रकट हुए और राजा भोज से कारण पूछा। राजा भोज ने जवाब दिया, मैं यह समझ चुका हूँ कि राजा विक्रमादित्य में देवताओं वाले गुण थे जो किसी सामान्य मनुष्य में होना असंभव है। साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे में कई कमियां हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि सिंहासन को इसके पहले स्थान में ही गड़वा दिया जाए जहाँ से कोई इसे निकाल ना सके। राजा भोज का जवाब सुनते ही सिंहासन की सभी पुतलियाँ अपनी रानी के पास आ गई और राजा भोज को उनके इस फैसले के लिए धन्यवाद कहा। पुतलियों ने कहा कि आज वह मुक्त हो गई हैं और यह सिंहासन अब बिना पुतलियों का हो जाएगा। पुतलियों ने राजा भोज को बताया कि उनमें भी राजा विक्रमादित्य जैसे गुण दिखाई देते हैं और इसी वजह से उन्हें राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन दिखाई दिया। पुतलियों ने राजा भोज को
राजा भोज से यह भी कहा कि आज से सिंहासन के गुण फीके पड़ जाएंगे और यह भी धरती की अन्य वस्तुओं की तरह पुराना होकर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी पुतलियों ने राजा भोज से जाने की आज्ञा ली और आकाश में विलीन हो गई। इसके बाद राजा भोज ने मजदूरों को बुलवाकर एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और मंत्रों का पाठ करके सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया। उस स्थान पर फिर वैसा ही टीला बनवा दिया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले सुनाया करता था, लेकिन अब यह टीला पहले वाले की तरह चमत्कारी नहीं रहा। कहानी की समाप्ति से जुड़ी एक अन्य कथा भी है मित्रों, जो भी जानना जरूरी है। सिंहासन बतीसी को गड़वाने के बाद सिंहासन का क्या हुआ, इसका जिक्र कहानी की समाप्ति से जुड़ी एक कथा में मिलता है, जो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को गाड़कर और उस पर टीला बनवाए काफ़ी वर्ष बीत चुके थे। टीले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस बात को सभी लोग जानते थे कि इस टीले के नीचे चमत्कारी सिंहासन दबा हुआ है। इस बात के बारे में चोरों को भी पता चल चुका था। चोरों ने एक दिन सिंहासन को चोरी करके उसे बेचने की योजना बनाई। योजना के तहत कई महीनों तक उन्होंने टीले से कुछ ही दूरी पर एक सुरंग बनाई जो सीधे सिंहासन तक जाती थी। चोर सिंहासन तक पहुंच गए और वहां से सिंहासन बाहर निकालकर एक सुनसान जगह पर ले गए। चोरों ने सिंहासन को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाए। सिंहासन को हथौड़े से भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहार करते ही सिंहासन में से चिंगारी निकली और तोड़ने वाले के हाथ जख्मी हो गए। चोर फिर भी लगातार सिंहासन को तोड़ने की कोशिश करते रहे, क्योंकि सिंहासन में जड़े कीमती हीरो का लालच वो छोड़ नहीं पा रहे थे। सिंहासन पर लगे सोने की चमक को देख करके चोरों ने सोचा कि अगर वो इसे सोने को बेच देंगे तो उनके पास बहुत सारा धन आ जाएगा और उनकी आने वाली पीढ़ी को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिंहासन को नुकसान पहुंचाने की चोरों की हर कोशिश नाकाम रही। सिंहासन को तोड़ने के चक्कर में उनके हाथ चिंगारी से जल गए। चोर थकान के कारण चुपचाप बैठकर सोचने लगे और सोचने के बाद उन्हें लगने लगा कि सिंहासन में भूत है। चोर आपस में बात करते हुए कहने लगे, सिंहासन में भूत होने की वजह से ही राजा भोज ने इसे अपने पास नहीं रखा और इतनी कीमती चीज़ को ज़मीन में गाड़ दिया। चोरों ने सिंहासन को छोड़ने का सोचा, तभी चोरों के सरदार ने कहा, अगर सिंहासन को तोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसे दूसरी जगह ले जाकर बेचा जाएगा। अपने सरदार की बात सुनकर चोरों ने सिंहासन को कपड़े में ढक दिया। कपड़े से ढककर और दूसरे राज्य के लिए रवाना हो गए। वह सिंहासन को लेकर एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ कोई राजा विक्रमादित्य सिंहासन के बारे में जानता तक नहीं था। चोर जौहरी के भेष में राज्य के राजा से मिलने गए और राजा को हीरे मोती से जड़ित सिंहासन को दिखाते हुए कहा कि वह बहुत दूर रहते हैं और उन्होंने अपना सारा धन इस सिंहासन को तैयार करने में लगा दिया। राजा ने उनकी बात सुनने के बाद हीरे के व्यापारी को इस सिंहासन की जांच करने के लिए कहा। राजा के आदेश के बाद सुनारों और जौहरियों ने सिंहासन की जांच करने के बाद राजा को इसे खरीदने के लिए कहा। राजा ने सिंहासन का अच्छा खासा मूल्य देकर खरीद लिया। जैसे ही सिंहासन को दरबार में लगाया गया तो पूरा दरबार सिंहासन से निकल रही चमकती रोशनी से जगमगा उठा। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने शुभ मुहूर्त निकालकर सिंहासन का शुद्धिकरण करवाया और इस पर रोज बैठने लगा। हर तरफ सिंहासन के बारे में बात होने लगी। कई राज्यों के राजाओं ने सिंहासन के दर्शन किए। यह बात राजा भोज के राज्य में भी पहुंची। राजा भोज को शक हुआ, कहीं ये सिंहासन तो वही नहीं है जिसे उन्होंने दाव दिया था। राजा भोज ने तुरंत अपने सैनिकों के साथ इस बारे में बात की और मजदूर बुलवाकर टीले को खुदवाने का आदेश दिया। आखिरकार राजा भोज को जिस बात का शक था वही हुआ। सिंहासन चोरी हो चुका था। अब राजा भोज मन ही मन यह सोचने लगे, कोई और इस राज सिंहासन पर विराजमान कैसे हो गया।
क्या उस राजा में विक्रमादित्य के जैसे गुण हैं? क्या वह उस गुणों से युक्त है? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए राजा भोज उस राज्य की ओर रवाना हुए। राजा भोज लंबी यात्रा तय करने के बाद उस राज्य के राजा से मिले। राजा भोज का खूब आदर सत्कार किया गया और यहाँ आने का कारण पूछा गया। राजा भोज ने सारी बातें राजा को सच सच बताई। राजा भोज की बातों को सुनकर राजा सोच में पड़ गया और कहा, मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई इस सिंहासन पर बैठने में। राजा भोज ने ज्योतिषियों से सलाह ली और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शायद अब सिंहासन का चमत्कार खत्म हो चुका है और सिंहासन में अब सोने की जगह कांच के टुकड़े रह गए हैं। सिंहासन खरीदने वाले राजा को ज्योतिषियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा ने कहा, सिंहासन लेने से पहले जौहरियों से इसकी अच्छे से जांच कराई गई थी। फिर जब दोबारा इस सिंहासन की जांच कराई गई तो पता चला कि सिंहासन की चमक फीकी पड़ चुकी थी और सिंहासन में हीरे मोती नहीं बल्कि अब वह कांच के टुकड़े लगे। राजा ने अपने पंडितों से सिंहासन को ठीक से देखने के लिए कहा। सिंहासन को देखने के बाद पंडितों का कहना था कि इस सिंहासन का चमत्कार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यह सिंहासन शुद्ध नहीं रहा। पंडितों ने कहा कि अब इस अपवित्र सिंहासन का शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस सिंहासन का समापन जल में कर देना चाहिए। राजा के आदेश पर सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इसके बाद कई राजाओं ने सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सिंहासन किसी के हाथ नहीं लाया। वहीं कई लोगों का विश्वास है कि यह सिंहासन उसी को मिलेगा जिसके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसी खूबी होंगी। दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी। सिंहासन बत्तीसी की 32 पुतलियों की कहानी समाप्त हुई। राजा भोज को प्राप्त भी हुआ और राजा भोज उसके गुण के बारे में जाने और उसे दोस्तों दफना दिए। सारी कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी और ही भारत की सबसे प्रसिद्ध कहानी के साथ अगले भाग में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए। मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम।